आज हम घूर्णी गति में कल तक हम लोगों ने द्रव्यमान केंद्र के बारे में पढ़ा था, है ना, पिछले लेक्चर तक। आज हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं दर्ण पिंड की कुछ गतियों के बारे में, है ना। तो दर्ण पिंड की गतियां ध्यान देना बच्चों, है ना। मैं इसकी कुछ गतियों के बारे में बता रहा हूं, पर आप बताना कि कौन कौन सी हमने इसमें से पढ़ ली है। सबसे पहले आती है स्थानांतरीय गति। स्थानांतरीय गति ट्रांजिटरी मोशन बोलते हैं, ट्रांजिटरी मोशन या स्थानांतरीय गति। स्थानांतरीय गति कौन सी कहलाती है, ध्यान देना, है ना। यदि कोई पिंड इस प्रकार गति करे कि उसके सभी अवयवी कणों के वेग और विस्थापन समान हो, ऐसी गति को बोलते हैं स्थानांतरीय गति। यदि कोई पिंड इस प्रकार गति करे कि उसके सभी कणों के विस्थापन और उनके वेग एक समान हो, तो इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे, स्थानांतरीय गति। ठीक है ना। अब स्थानांतरीय गति में होता क्या है, स्थानांतरीय गति एक एग्जाम्पल, जैसे कि ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन को अपन क्या माने, अगर एक निकाय मान लें, बहुत सारे कण को मान लो यहाँ पर डिब्बा। तो एक बात बताओ मुझे, उसके सभी डिब्बों की जो विस्थापन है वो अलग अलग होगा कि एक सा होगा। जैसे मान लीजिए ट्रेन 1 किलोमीटर चली, तो पहली वाली बोगी कितना चली, 1 किलोमीटर। दूसरी बोगी सब 1 किलोमीटर चलेंगी वो तो, अरे वो तो उससे बंधी है, एक दूसरे से क्या है वो बंधे हैं, तो फिर वो तो सबके बराबर नहीं होगी। तो सब अच्छा स्पीड बताओ, पहले वाले डिब्बे की स्पीड होगी, लास्ट वाले की क्या होगी। तो सभी डिब्बों की, सभी बोगियों की स्पीड सेम, विस्थापन सेम, तो वो कौन सी गति कर रहा है, क्लियर होगी ना बात। तो स्थानांतरीय गति कर रहा है। तो ये हमारे पास है वो स्थानांतरीय गति के बारे में। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना स्थानांतरीय गति क्या है, इसकी परिभाषा। यदि कोई दर्ण पिंड इस प्रकार गति करे कि उसके सभी अवयवी कणों के विस्थापन और वे कैसे हो, एक समान है। इसकी कुछ विशेषता हमारे पास आती है, स्थानांतरीय गति की विशेषताएं। परिभाषा समझ में आ गई सबको। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, एक दो विशेषता अपन इसकी लिख लेते हैं। पहला है सभी कणों का विस्थापन कैसा होता है, सभी कणों का विस्थापन समान होता है। सभी कणों का विस्थापन कैसा होगा, कैसा होगा बच्चों, समान होगा, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता आती है हमारे पास सभी कणों की गति जो है, गति का जो मार्ग है वो समांतर होता है। कणों की गति के मार्ग कैसे होते हैं, समांतर होते हैं। होंगे वो तो, होंगे नहीं होंगे, होंगे वो तो। कणों की गति के मार्ग कैसे होंगे, समांतर होंगे। ठीक है ना। अच्छा, सभी कणों का वेग कैसा होगा, कणों का वेग कैसा होगा, कणों का वेग कैसा होगा, जल्दी बताओ, एक समान होगा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसकी क्या है, कुछ विशेषताएं। एक और ध्यान रखना, ये एक बीमी है, द्विबीमी है, त्रिबीमी है, कुछ भी हो सकती है। एक बीमी है, द्विबीमी है या त्रिबीमीय हो सकती है, त्रिबीमीय हो सकती है। तो क्या पढ़ा हमने, ये स्थानांतरीय गति। तो स्थानांतरीय गति तो पढ़ते थे, कार जा रही है, स्थानांतरित गति कर रही है। कार के अंदर जो कुछ भी होगा सब कुछ कौन सी गति करेगा, एक सी गति करेगा, नहीं करेगा। सबकी चाल कैसी होगी, एक समान है। एक बस जा रही है, बस के अंदर आप सब बैठे हो, तो बस की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपकी बस 2 किलोमीटर की, तो आप कितना गए, नहीं है। तो ये हमारे पास, तो कौन सी गति कहलाती है। दूसरे नंबर पर मैं आपको बता रहा हूं घूर्णी गति, जो कि अध्याय का नाम है, घूर्णी गति, रोटेशनल मोशन। इसको जरा अच्छे से समझना कि ये तो अध्याय का नाम ही है। ठीक है ना, घूर्णी गति। तो घूर्णी गति कौन सी कहलाती है, ये देखें, ये मेरे पास एक पिंड है, ध्यान देना बच्चों, ये ठोस है। कैसा पिंड है, कैसा पिंड है, ठोस पिंड है। मतलब इसका द्रव्यमान, इसके कण पूरे में फैले हैं, नहीं फैले होंगे,
और ये एक मैंने अक्ष मान ली, एक अक्ष है और इसके परिता ये घूम रही है, ये पिंड ऐसे घूम रहा है। क्लियर है बात सभी को? क्लियर है? ये अक्ष के परिता ये क्या हो रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो एक बात मुझे बताओ, ये जो कण है, ये वाला कण, एक ये वाला कण लेते, ये वाला कण, ये अनंत कण है। एक कण है मान लीजिए कोई P1, एक P2 पार्टिकल, एक P3 पार्टिकल। एक बात बताओ, ये कण कौन सी गति कर रहा है? कण कौन सी गति, मैं कण की पूछ रहा हूं, कण कौन सी गति कर रहा है? भाई ये पिंड तो घूम रहा है अपना, एक प्रकार से वो घूर्णन गति कर रहा है, ये कौन सी गति कर रहा है? तो ये देखो, ये ऐसे घूमेगा और इसका सेंटर होगा तो ये बढ़ती गति कर रहा है। कौन सी गति कर रहा है? जैसे ये पंखा है, ये पंखा पूरा का पूरा पंखा घूर्णी गति कर रहा है, और पंखे की जो पंखी है उसकी जो किनार है वो कौन सी गति कर रही है? अगर उसकी किनार पर आप एक बिंदी चिपका दो तो बिंदी कौन सी गति करेगी? बढ़ती गति करेगी। पंखा कौन सी गति कर रहा है, लेकिन पंखी कौन सी गति करेगी? ये उंगली को देखो, ये मैं ऐसे पर घूम रहा हूं तो उंगली कौन सी गति कर रही है? उंगली बढ़ती गति कर रही है, लेकिन वो पूरी बॉडी कौन सी गति कर रही है? समझ में आ रही बात? तो P1 कौन सी गति करेगा? बढ़ती गति। P2, P3 सब करेंगे बढ़ती गति। करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? यदि कोई पिंड इस प्रकार गति करे कि उसके सभी अवयवी कण बढ़ती गति करें, यदि कोई पिंड इस प्रकार से गति करे, इस प्रकार से गति करे कि उसके सभी अवयवी कण क्या करें? बढ़ती गति करें। क्लियर है ना? फिर से सुन लीजिए, यदि कोई पिंड किसी अक्ष के परितः, इसको बोलते हैं अक्ष, किसी अक्ष के परितः इस प्रकार गति करे कि उसके सभी अवयवी का बढ़ती गति करें और इन बढ़ती गतियों का केंद्र इस अक्ष पर स्थित हो। इन बढ़ती गतियों का केंद्र कहां पर होना चाहिए? तो इस प्रकार की गति को बोलते हैं घूर्णी गति, रोटेशनल मोशन। घूर्णी गति बोलते हैं या घूर्णन गति बोलते हैं। डेफिनेशन समझ में आई? क्या बोली है डेफिनेशन, जल्दी बताओ। यदि कोई पिंड किसी अक्ष के परितः इस प्रकार गति करे कि उसके अवयवी कण वृत्तीय गति करें और सभी कणों की वृत्तीय गतियों का मार्ग अक्ष पर स्थित हो। कहां पर स्थित होना चाहिए? जैसे इसने वृत्तीय गति की, ध्यान दो, ऐसा घूमेगा तो इसका केंद्र कहां पर होगा? यहां पर। इसने की तो इसका केंद्र कहां पर होगा? यहां पर। तो सबके केंद्र एटलीस्ट है तो इसी अक्ष पर, कि नहीं है? है कि नहीं है? तो फिर इस पिंड की गति को कौन सी गति बोलेंगे? कौन सी गति बोलेंगे? घूर्णी गति। एक बार फिर से बोल दूं, परिभाषा क्लियर है? एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि कोई पिंड, यहां पर पिंड बोलना तो दृढ़ पिंड, यदि कोई पिंड किसी अक्ष के परितः इस प्रकार गति करे कि उसके सभी अवयवी कण वृत्तीय गति करें और इनकी वृत्तीय गतियों का केंद्र अक्ष पर स्थित हो, तो इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं? घूर्णी गति कहते हैं। और इस अक्ष को बोलते हैं घूर्णन अक्ष। अक्ष को क्या बोलेंगे? घूर्णन अक्ष, रोटेशनल एक्सिस। इसी को बोलते हैं घूर्णन अक्ष या रोटेशनल एक्सिस। क्या सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब आते हैं इसकी विशेषताएं। इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ऊपर वाले की हैं ऐसे ही इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है ना? इसकी विशेषताएं पढ़े अपन, विशेषताएं पढ़े। देखो यहां पर सबसे पहला, जब कोई पिंड घूर्णी गति करता है तो उसके कण कौन सी गति करते हैं? पिंड के कण, पिंड के कण वृत्तीय गति करते हैं। कौन सी गति करते हैं? कौन सी गति करते हैं? वृत्तीय गति करते हैं। एक चीज ये हो गई, क्लियर है ना? सभी कणों की वृत्तीय गतियों का केंद्र कहां पर होता है? घूर्णन अक्ष पर। वृत्तीय गतियों का केंद्र, वृत्तीय गतियों का केंद्र कहां पर होता है? कहां पर होता है? घूर्णन अक्ष पर होता है। दूसरी विशेषता समझते चलना है ना। तीसरा देखो यहां पर, जैसे एक सेकंड में मान लो ये वाला यहां से यहां पहुंच गया तो ये वाला यहां से यहां पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा? ये वाला यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें
तो जितना कोण इसने घूमा उतना ही कोण इसने घूमा, उतना ही कोण इसने घूमा, यानी कि सबका कोणीय विस्थापन कैसा होता है? एक समान। कोणीय विस्थापन सबका कैसा होगा? कोणीय विस्थापन कैसा होगा सबका? क्लियर होगी सबको बात? आगे बढ़े। अब आपको इस सूत्र पढ़ाया था मैंने, V बराबर आर ओमेगा, जो रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या होता है? V बराबर आर ओमेगा। V बराबर, नहीं देखा हो तो देख लेना इसको। अब देखो V बराबर आर ओमेगा, तो कोणीय विस्थापन सबका समान है, तो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन, कोणीय विस्थापन क्या कहलाता है? रेखीय कोणीय विस्थापन परिवर्तन दर को कोणीय वेग कहते हैं। तो सबका रेखीय विस्थापन एक समान होगा, तो कोणीय विस्थापन भी सबका एक समान होगा? नहीं होगा, क्योंकि सबके लिए ओमेगा बराबर थीटा बटे टी। तो क्या कहेंगे यहां पर कि प्रत्येक सभी कणों का ध्यान देना, सभी कणों का रेखीय विस्थापन, रेखीय यानी किसी समांतराल में, किसी समांतराल में क्या? कोणीय विस्थापन व कोणीय वेग कैसा होता है? कोणीय वेग एक समान होता है। किसी समांतराल में सबका कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग कैसा होता है? एक समान होता है। जो कोणीय वेग इसका वो इसका, वो इसका, कोणीय विस्थापन जो इसका वो इसका, वो इसका, सबका कोणीय विस्थापन समान होगा, कोणीय वेग भी कैसा होगा? लेकिन अब देखो कमाल की बात, V बराबर क्या होता है? R कहलाती है घूर्णन अक्ष से दूरी। अब बताओ किसकी दूरी ज्यादा, किसकी दूरी कम है? तो जिसकी दूरी ज्यादा उसकी रेखीय चाल ज्यादा होगी, नहीं समझे? और जिसकी दूरी कम उसकी रेखीय चाल। तो यहाँ पर देखो सभी कणों का किसी समांतराल में कोणीय वेग और कोणीय विस्थापन कैसा होता है? एक समान। अगला पॉइंट, अलग अलग कणों की रेखीय चाल कैसी होती है? अलग अलग, अलग अलग या भिन्न भिन्न, घूर्णन अक्ष से ऐसा लिख देते हैं, घूर्णन अक्ष से भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित, घूर्णन अक्ष से भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित, भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित कणों की रेखीय चाल कैसी होती है? रेखीय चाल कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्या? कोणीय विस्थापन सबका एक समान, चाहे भी कहीं भी हो कण। कोणीय वेग एक समान, लेकिन रेखीय वेग अलग। क्या समझ में आई बात कि नहीं आई बात समझ में? अच्छा, अब आते हैं हमारे पास पांचवी इसकी विशेषता, पांचवी ध्यान देना आप लोग, पांचवी विशेषता पर। वो कण जो घूर्णन अक्ष पर है, जैसे इस कण की बात करो, एक कण यहां पर है, इस कण का बताओ रेखीय चाल क्या है? रेखीय चाल जो कण घूर्णन अक्ष पर है उसकी रेखीय चाल बताओ कितनी होगी? तो जो कण रेखीय घूर्णन अक्ष पर है उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी 0 हो जाएगी, तो 0 गुणा तो ओमेगा 0 निकल आएगी। तो घूर्णन अक्ष पर स्थित सभी कणों, घूर्णन अक्ष पर स्थित सभी कणों की रेखीय चाल 0 होती है। क्या पता चला हमें? जल्दी बताओ क्या पता चला? घूर्णन अक्ष पर स्थित, घूर्णन अक्ष पर स्थित कणों की कौन सी चाल? रेखीय चाल कैसी होती है? रेखीय चाल 0 होती है। ये ध्यान रखना आप लोग, कैसी होती है? 0 होती है। बात समझ में आ रही? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? कितनी विशेषताएं पहुंच गई? 5। अब चलो छठवीं पर आते हैं, छठवीं विशेषता, ठीक है ना? ये विशेषताएं आपको चाहिए हैं, एक एक याद हो जाएंगी, फिर से दोहरा देंगे, ठीक है ना? अगली विशेषता हमारे पास है कि जो वृत्तीय गति का जो तल होता है, माने कणों की वृत्तीय गति का जो तल होता है वो घूर्णन अक्ष के लंबवत होता है। घूर्णन अक्ष ऐसी है और वो ऐसे तल में वृत्तीय गति कर रहा है, ऐसे तल में। तो ये देखो घूर्णन अक्ष कैसा हो गया। हरी बात समझ में? तो क्या लिखना अगली विशेषता? छठवीं क्या होगी? यहाँ पर लिखते हैं छठवीं विशेषता, छठवीं यहाँ से लिख देते हैं क्या? वृत्तीय गति करते
कणों के तल कहाँ होते हैं? घूर्णन अक्ष के लंबवत होते हैं, या यूं मान लो कि घूर्णन अक्ष इनकी वृत्तीय गति के तल के लंबवत होती है। क्लियर है ना? एक विशेषता और ध्यान आ रही है, उसको और देख लेते हैं, साथ में देख लेते। एक और विशेषता इसके अंदर आती है, यह द्विविमीय या त्रिविमीय होती है, बस कभी एक भी नहीं होती। माने घूर्णन गति जो होती है, घूर्णी गति कैसी होती है? द्विविमीय या त्रिविमीय होती है। मतलब कौन, आपको विशेष तौर से क्या ध्यान रखना है, कैसी नहीं होती है? एक भी नहीं होती है, बस घूर्णी गति कभी एक भी नहीं होती, ध्यान रहेगा। तो या तो वो कैसी होगी? द्विविमीय, या कैसी होगी? त्रिविमीय। तो ये जो मैंने आपको बताई है सात, ये क्या है? घूर्णी गति की विशेषताएं है ना। और कोई नई विशेषता इसमें और दिख नहीं रही है? हाँ, एक और इसमें घूर्णी गति में संपूर्ण गति को व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान केंद्र की अवधारणा का महत्व होता है। माने इसमें द्रव्यमान केंद्र, क्या? द्रव्यमान केंद्र महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे जिस रास्ते पर द्रव्यमान केंद्र जाएगा उसी रास्ते पर पूरा का पूरा पिंड जाएगा। तो द्रव्यमान केंद्र क्या होता है इसमें? महत्वपूर्ण होता है। तो ये आपको लिखी है, जो इनको क्या बोलेंगे अपन? घूर्णी गति की विशेषताएं। देखो, पहली विशेषता, पिंड के कण, जब कोई पिंड घूर्णी गति करता है तो उसके कण वृत्तीय गति करते हैं, पहली विशेषता याद रहेगी। दूसरी विशेषता, वृत्तीय गतियों का केंद्र कहां पर होता है? घूर्णन अक्ष पर होता है। क्लियर समझ में आ गई बात? क्लियर समझ में आ गई बात? तीसरी विशेषता है, सभी कणों का किसी समय अंतराल में कोणीय वेग व कोणीय विस्थापन कैसा होता है? एक समान होता है। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा सबका। लेकिन घूर्णन अक्ष से भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित कणों के रेखीय वेग कैसे होंगे? उनकी रेखीय चाल है वो कैसी होंगी? अलग अलग होंगी। घूर्णन अक्ष पर स्थित कणों की रेखीय चाल कैसी होगी? कैसी होगी? शून्य होगी। वृत्तीय गति करते कणों के तल घूर्णन अक्ष के कैसे होते हैं? घूर्णी गति द्विविमीय या त्रिविमीय होती है, ठीक है ना। और द्रव्यमान केंद्र महत्वपूर्ण होता है। एक और ध्यान कर लो इसमें, एक और आगे ध्यान, घूर्णन अक्ष पिंड के अंदर से ही जाती है। घूर्णन अक्ष पिंड के अंदर से जरूर पास आउट होगी। समझ आ गई बात? तो घूर्णन अक्ष कहां से गुजरती है? पिंड के अंदर से, ठीक है ना। नंबर 9, घूर्णन अक्ष कहां से गुजरती है? पिंड के अंदर से क्या करती है? क्या करती है? गुजरती है। क्या करती है? गुजरती है। देखो, अब और चर्चा करें तो और विशेषता याद आ जाए। तो इस प्रकार से पुस्तक में 7 दिए, अपने 9 पर पहुंच गए, और चर्चा करते वक्त और निकालना है। तो इस प्रकार से घूर्णी गति की क्या है? विशेषताएं। क्या सभी को याद रहेंगे? आपको अगर विशेषताएं पता है, मतलब आप घूर्णी गति के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। तो हमने कितने प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ लिया। अब आता है सामान्य गति, तीसरी गति। तीसरी कौन सी आई हमारे पास? सामान्य गति। अब देखो मजे की बात, यदि कोई पिंड स्थानांतरीय गति और घूर्णी गति दोनों करे तो उस गति को बोलते हैं सामान्य गति। क्या बोलेंगे? कब बोलेंगे उसको सामान्य गति? जब कोई पिंड, हाँ, जब कोई पिंड स्थानांतरीय गति के साथ कौन सी गति करे? घूर्णी गति करे। कौन सी गति करे? घूर्णी गति करे। तब उसकी गति को क्या बोलते हैं? तब उसकी गति को सामान्य गति कहते हैं। सामान्य गति। तो यहां पर आपको मैंने दर्ण पिंड की 3 प्रकार की गतियां बता दी, ठीक है ना। इतनी थियरी समझ में आई सभी को? आई समझ में? क्या क्या है? पहले स्थानांतरित गति कौन सी कहलाती है?
यदि कोई पिंड इस प्रकार गति करे तो उसके सभी कण के विस्थापन और उनकी वेग एक समान हो तो इस प्रकार गति को क्या बोलेंगे? स्थानांतरित ट्रांजिटरी मोशन बोलेंगे, जैसे कि एक रेलगाड़ी की गति होगी। ठीक है ना, याद कर लेना एग्जाम्पल। दूसरा, इसकी विशेषता है सभी कणों का विस्थापन समान होता है, कणों की गति के मार्ग समांतर होते हैं, कणों के वेग एक समान होते हैं, एक विमीय द्विविमीय या कोणीय गति। यदि कोई पिंड इस प्रकार गति यदि कोई पिंड किसी अक्ष के परिता इस प्रकार गति करे तो उसके सभी अवयवी कण वृत्तीय गति करें और सभी के वृत्तीय गतियों का केंद्र गुण अक्ष पर स्थित हो तो इस प्रकार गति को क्या बोलेंगे? गुणन अक्ष को क्या बोलेंगे? गुणन अक्ष। गुणन गति की विशेषताएं जैसे कि लट्टू की गति, एग्जाम्पल लट्टू की गति कौन सी गति है? कुम्हार के पहिए की गति। ठीक है ना, कुम्हार जब उससे वो बनाते ना मिट्टी का सामान तो वो कौन सी गति करता है? वो पंखे की गति। पृथ्वी की दैनिक गति, पृथ्वी की दैनिक गति। दो गतियां होती हैं, एक वार्षिक गति और एक दैनिक गति। दैनिक गति कौन सी होती है? घूर्णी गति। ठीक है ना, फिर आपने झूले भी झूले होंगे, वो भी आएंगे, आने लगे हैं, आ गए है ना। हाँ तो बताते रहा करो, लोगों को पता चलता रहे कि झूले आ गए हैं। हाँ तो बस, तो फिर झूले वूले वाले आ गए तो तुम लोग है ना वैसे वैसे इकट्ठे करना चालू कर दो। अभी सस्ता झूल रहा है ना, अभी कम में झूलने को मिल रहा है, फिर उस दिन तो भैया वो 40-40 और 20-20 लेंगे। अभी जो लगा रहे हैं तो 20 लेकर के जाओ, 4 झूलाओ। तो इसकी विशेषताएं देखें, स्पेशलिटीज ऑफ रोटेशनल मोशन। यहाँ देखें मोशन, पिंड के कण कौन सी गति करते हैं? माने पिंड घूर्णी गति कर रहा है, उसके कण करते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गतियों का केंद्र घूर्णन अक्ष पर होता है। सभी कणों का किसी समांतराल में कोणीय वेग व कोणीय विस्थापन एक समान होता है। घूर्णन अक्ष से भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित कणों की रेखीय चाल भिन्न भिन्न होती है। घूर्णन अक्ष पर स्थित कणों की रेखीय चाल शून्य होती है। ध्यान देना, वृत्तीय गति करते कणों के तल घूर्णन अक्ष के लंबवत होती है, अक्ष घूर्णन अक्ष के लंबवत होता है तल। घूर्णी गति द्विविमीय या त्रिविमीय होती है। द्रव्यमान केंद्र महत्वपूर्ण होता है। घूर्णन अक्ष पिंड के अंदर से गुजरती है। घूर्णन गति के लिए बल युग्म या बल आघूर्ण की आवश्यकता पड़ती है। एक और आगे 10वीं विशेषता, अगर घूर्णन गति कराना है तो आपको बल आघूर्ण की जरूरत पड़ेगी। क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी? बल आघूर्ण या बलों का आघूर्ण होगा तभी वो घूर्णन गति करेगा, है ना, वो लगाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है इसकी विशेषता है। तीसरी कौन सी आएगी हमारे पास? सामान्य गति। सामान्य गति क्या है? जब कोई पिंड स्थानांतरित गति के साथ साथ घूर्णी गति करता है, जैसे कि साइकिल का पहिया। बताओ कौन सी गति कर रहा है? आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है। कौन सी गति कर रहा है? सामान्य गति कर रहा है। तो जितने भी पहिए होते हैं, आपको पूछा जाए कि बस का पहिया, तो बस अगर चल रही है तो उसका पहिया कौन सी गति कर रहा है? अगर साइकिल स्टैंड पर खड़ी है तो पहिया घूर्णी गति कर रहा है, लेकिन स्टैंड से उतरी तो सामान्य गति। अंतर याद रहेगा। मतलब आपने मोटरसाइकिल स्टैंड पर लगा दी, मैंने स्टैंड पर, तो वो कौन सी गति कर रहा है कई बार। और अगर स्टैंड से उतर गई, हाँ तो तुम जानो तुम्हारा क्या होगा। वो तो सामान्य गति करेगा, लेकिन तुम असामान्य हो जाओगे। नहीं हुआ ऐसा। तो ये हमारे पास इसकी विशेषताएं है। तो सभी को समझ आ गई? गतियों के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। ये सब दृढ़ पिंड की गतियों का अध्ययन कर रहे थे हम। किसका अध्ययन कर रहे थे? दृढ़ पिंड की गतियों का अध्ययन, है ना। इसके पहले जानते थे। अब आप घूर्णी गति को अच्छी तरह समझ गए, विशेषताएं समझ ली अभी। चलिए अब अपन आ जाते हैं बल युग्म पर, है ना। बल युग्म में क्या होता है? ये बहुत कमाल की चीज है बल युग्म। बल युग्म, ठीक है ना। बल युग्म में क्या कहलाता है? देखें, इसको बोलते हैं कपल या कपल ऑफ फोर्स, ठीक है ना। और सिर्फ कपल बोल देते हैं। कपल मतलब जोड़ा। तो देखना जरा बल युग्म में क्या कहलाता है ना। जैसे मुझे इस ढक्कन को खोलना है, ध्यान देना, इस ढक्कन को खोल रहा हूं मैं, तो आप बता सकते हो कि इस पर कौन कौन सी उंगलियों ने किस किस दिशा में बल लगाया? बताओ।
आप अपने में करके देख लो, अंगूठा बाहर की ओर, अंगुलियां अंदर की ओर बल लगा रही हैं। देखो हो रहा है ऐसा, हो रहा है ऐसा। अंगूठा कहां बल लगा रहा है, अंगुलियां। चलो याद करो, मोटरसाइकिल कैसे मोड़ते हो, मोटरसाइकिल ऐसे किया अपन ने, तो एक हाथ से आप अंदर खींचते हो, एक हाथ से बाहर, दो बल लगाते ना। लेकिन दोनों बलों की डायरेक्शन कैसे होते हैं, स्टीयरिंग, स्टीयरिंग घुमाते हैं तो क्या होता है बताओ मुझे। एक से आप अंदर की ओर पुल करते हो, एक से बाहर की ओर पुश करते हो, ये होता है ना। तो क्या होती है चीज, घूमने लगती है, होता है ऐसा। यदि किसी वस्तु पर, यदि किसी वस्तु पर जरा ध्यान देना, जैसे मान लीजिए कोई पिंड है और ये इस प्रकार से दो चीजों के बीच में कसा हुआ है या कुछ भी है। अब इस पर मैंने क्या किया, इस पॉइंट पर दो पॉइंट लिए, इस पर मैंने बल लगाया अंदर की ओर, इस पर बल लगाया बाहर की। तो यदि किसी पिंड पर दो बराबर और विपरीत बल, बराबर और विपरीत बल कार्य करें और उनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हों। क्रिया रेखाएं कैसे होना चाहिए, देखो यहां देखो, ये जो छड़ है, छड़ ध्यान दो, एक बंदे ने ऊपर की ओर खींचा, एक बंदे ने नीचे की ओर खींचा, छड़ को खींच रहा दोनों, तो दोनों बल इसी रेखा पर काम कर रहे हैं ना, तो इनकी क्रिया रेखा एक ही है, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त। लेकिन यहां पर देखो, ये बल इस पॉइंट पर लगा तो इसकी क्रिया रेखा ऐसी है, उसकी क्रिया रेखा ऐसी है, तो दोनों की क्रिया रेखाएं कैसी हैं, अलग अलग। तो देखो जरा, इस पर भी बराबर विपरीत बल लग रहा है, इस यहां पर भी बराबर विपरीत बल लग रहा है, लेकिन इसको बलयुग्म नहीं कहेंगे, इनको बलयुग्म कहेंगे, ठीक है ना। इसलिए कंडीशन पूरी सुन लो, यदि किसी पिंड पर दो बराबर और विपरीत बल इस प्रकार कार्य करें कि उनकी क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हों। कितनी शर्तें जरूरी हैं, तीन शर्तें। देखो, बराबर बल, बराबर, दूसरा विपरीत, और तीसरा क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न, तब ऐसे बलों को बलयुग्म बोलते हैं। ऐसे बलों को क्या बोलते हैं, तो बलयुग्म की शर्त क्या है जल्दी बताओ, कब कहेंगे उनको बलयुग्म में, दोनों बल कैसे होना चाहिए, दोनों की दिशाएं और क्रिया रेखाएं, तब कहेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, मैं फिर से बता दूं एक बार, ये रस्सी है, इस रस्सी पर यहां से एक बंदा खींच रहा है, एक बंदा यहां से खींच रहा है, ये महाराज यहां से खींच रहा है और ये महाराज यहां से खींच रहा है, ठीक है ना, इस तरफ से। तो इन दोनों का बल क्या हो जाएगा, जीरो। जितना ताकत ये लगा रहा है उतना ही ताकत ये भी लगा रहा है, दोनों की बराबर ताकत है, तो दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों की क्रिया रेखा एक ही है, इसलिए वो बल एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। लेकिन क्या ये बल एक दूसरे को नष्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर दो बराबर विपरीत बल एक ही लाइन पर काम करते हैं तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, लेकिन अगर वो अलग अलग लाइनों पर काम कर रहे हो तो नष्ट नहीं करते एक दूसरे को। तो बलयुग्म करता क्या है, बलयुग्म वस्तु को घुमा देता है, आप बल लगाओगे वस्तु घूम जाएगी। बलयुग्म क्या करता है, वस्तु को खिसकाएगा नहीं, घुमा देगा। समझ आएगी ना बात। इसलिए हम जब स्टीयरिंग पर बलयुग्म लगाते हैं तो स्टीयरिंग क्या होती है, आप कभी साइकिल को हैंडल को ऐसे मुड़ना, दोनों से अपनी तरफ खींचना, मुड़ती एक नहीं मुड़ती है, मुड़ जाएगी क्या, कब मुड़ेगी, तो एक से अंदर दूसरे से बाहर, तब मुड़ेगी। यानी कि जब किसी वस्तु को बलयुग्म लगाते हैं तो वस्तु घूम जाती है। क्या करती है वस्तु, तो बलयुग्म का काम क्या है, वस्तु को घुमाना। कभी भी वस्तु को घुमाना हो तो उस पर क्या लगाया जाता है, बलयुग्म लगाया जाता है। तो क्या बलयुग्म अच्छी तरह समझ गए, क्या कहलाता है बलयुग्म, यदि किसी पिंड पर दो बराबर और विपरीत बल इस प्रकार कार्य करें कि उनकी क्रिया रेखाएं, तो ऐसे बलों को बलयुग्म कहते हैं। अच्छा, बलयुग्म की प्रवृत्ति पिंड को घुमाने की होती है, ये लाइन भी याद कर लो। बलयुग्म की प्रवृत्ति क्या होती है, पिंड को आप बलयुग्म लगाओगे पिंड घूम जाएगा। बलयुग्म लगाओगे पिंड क्या होगा, आप पेंचकस लेते हो, पेंचकस को तो इस तरफ से इस तरफ, वहां से इस तरफ, तो पेंचकस क्या हो गया, घूम गया। समझ आ गई ना बात, कितनी आ गई। ढक्कन लिया, ढक्कन, ढक्कन पर आपने क्या लगाया, बलयुग्म, अंगूठे ने बाहर, उंगली ने अंदर, ढक्कन क्या हो गया, घूम गया। तो बलयुग्म हमेशा क्या करता है, वस्तु को घुमाता। अभी मैंने 10वीं विशेषता में इसलिए तो बोला था
कि अगर किसी वस्तु की घूर्णन गति है तो बललिंग लग रहा है उस पर, क्या लग रहा है उस पर, बललिंग। बललिंग क्या करता है, वस्तु को घुमाता है। तो क्या सभी की एक बात समझ में आ गई है? ठीक है, इसके बाद हम अगले लेक्चर में उठाएंगे बललिंग के आघूर्ण को, बललिंग का आघूर्ण।